बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज इसकी जो है हम आइल्स की जो है राइटिंग टास्क का सेशन 1 स्टार्ट करते हैं। सही है। कल की क्लास में हमने स्पीकिंग करा था, आज हम राइटिंग टास्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। सही है सर जी। तो सबसे पहले मैंने आपका ऐसे चेक किया था, तो मैं आपको एक मरतबा दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, मेरी क्लास जो है वो आपको ये जो रिकॉर्डिंग है ना क्लास के बाद आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे मिल जाएगी या फिर मेरे वो फेसबुक के पेज पे मिल जाएगी। सही है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यार बिल्कुल नोट्स वगैरह सब रख दो और बिल्कुल फोकस करके ना आप इस बात को बिल्कुल ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं नहीं चाहता कि यार बार बार रिपीट हो। आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, कल की क्लास से फिर इसको अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सही है। तो इसलिए बिल्कुल फोकस करें, सब कुछ साइड में रख के बिल्कुल अटेंशन हो जाए। मैं भी आपको 100% अटेंशन दे दूँगा। सही है। आइल्स राइटिंग टास्क 2। अब आइल्स राइटिंग टास्क 2 का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 40 मिनट्स। हाँ, 40 मिनट्स कैसे होता है? सही है। 40 मिनट्स कैसे को ना आप इस तरह स्मार्ट वे में डिवाइड कर लें। अच्छा, अब जब भी आप आइल्स का जो ऐसे घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इसी टाइम को फॉलो करना। ये जो टाइम मैंने आपको बना के दिया, आपने क्या करना है, आपने 5 मिनट इंट्रोडक्शन में लगाना है। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इंट्रोडक्शन में नहीं लगाना है। उसकी वजह भी है कि आगे जब हम जाएंगे ना, तो हम एग्जामिनर्स के जो कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, वो पास पेपर्स को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको साफ नज़र आएगा कि अच्छा, ये ब्रिटिश काउंसिल के पेज पे भी आपको एग्जामिनर के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, लिस्ट के पेज पे भी मिल जाएंगे, आइल्स सर एसेंशियल पे भी मिलेंगे। आवाज थोड़ी सी कट गई है, फिर से बताइए। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। तो मैंने क्या बोला कि इंट्रोडक्शन पे आपने कितना टाइम लगाना है? 5 मिनट का टाइम आपने इंट्रोडक्शन पे लगाना है। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इंट्रोडक्शन को नहीं देना। इसका मतलब है कि सही है। इंट्रोडक्शन में 5 से 6 लाइन्स होगी। 1 मिनट में अगर आप 1 लाइन भी लिख रहे हैं, तो 5 से 6 लाइन पे अपने इंट्रोडक्शन वाइंड अप करना है। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स वो अपना इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी कर देते हैं। इतना ही जितना उनका बॉडी पैराग्राफ लंबा होता है, उतना ही उनका सही है। इंट्रोडक्शन लंबा होता है। अब एग्जामिनर का मैंने कमेंट देखा, एग्जामिनर ने बोला कि भाई असल आपका जो टॉपिक है वो क्या है, वो तो बॉडी पैराग्राफ है, वो इंट्रोडक्शन तो नहीं है। तो आपको बॉडी पैराग्राफ पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इंट्रोडक्शन पे आपको उतना टाइम नहीं देना चाहिए। तो 5 मिनट बहुत है और ज़्यादा फोकस अपने बॉडी पैराग्राफ करना है, क्योंकि वही तो आपका मेन आंसर है, वहीं पे तो आप अपने आंसर को दे रहे हो। मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछा जाता है, भाई व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक, मिसाल के तौर पे। तो आप सही इंट्रोडक्शन है। में फेसबुक के बारे में 4-5 लाइन लिखोगे, उसके बाद जो बिल्कुल एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बॉडी पैराग्राफ में दो, तो बॉडी पैराग्राफ के अंदर ही बिल्कुल आपका असल आंसर है। तो इंट्रोडक्शन पे आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस 5 मिनट का टाइम वेस्ट करना है। सिर्फ 5 मिनट वेस्ट तो नहीं कर सकते खैर, तो सिर्फ और सिर्फ आपने 5 मिनट का जो टाइम है वो इंट्रोडक्शन पे आपने लगाना है। अच्छा, इस बात को हम आगे पढ़ेंगे, हम जब एग्जामिनर के रिव्यूज़ पढ़ेंगे ना, आगे एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ेंगे पास पेपर्स पे अगली क्लासेस के अंदर, तो उसमें अब एग्जामिनर ने बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जो आइल्स के जो चेकर्स होते हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि बच्चे ने इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम लगाया और बॉडी पैराग्राफ पे कम टाइम, मतलब इंट्रोडक्शन की लेंथ ज़्यादा थी, बॉडी पैराग्राफ की लेंथ कम थी, तो उसको बॉडी पैराग्राफ पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन से वैसे आपको 5 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो, आपके पास 40 मिनट्स है, अगर आप 40 मिनट्स को स्मार्टली यूटिलाइज नहीं करोगे, तो आपका ऐसे कभी भी एक इफेक्टिव ऐसे नहीं होगा। आप कभी भी 7, 7.5, 8 बैंड्स कैसे नहीं लिख सकते। सही है। टाइम मैनेजमेंट, आपका आइडिया, आपकी राइटिंग स्किल्स, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपकी राइटिंग स्किल्स, आपका टाइम मैनेजमेंट एंड आपका आइडिया, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बहुत अच्छे ऐसे स्टार्ट करते हैं, बहुत स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, पैराग्राफ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आखिरी आते तक उनका टाइम ही खत्म हो जाता है और वो पूरा ऐसे जो क्लोजिंग होती है उतनी कोई ख़राब होती है कि उनका जो अच्छा खासा जो ऐसे जो 7-8 बेंट्स का होता है वो 6.5 पे आके फंस जाता है। फिर वो बोलते हैं कि यार मेरी राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी, घर पे लिखता हूँ तो इतना पप्पू ऐसे होता है। मेरे टीचर्स बोलते हैं कि यार ऐसे तो इतना अच्छा लिखा तुमने, 7-7.5 बेंट्स कैसे, और रिजल्ट के अंदर तुम्हारे 6.5 बेंट्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने इस टाइम को ठीक से डिवाइड नहीं किया होता। तो आखिरी माह के क्या होता है, उनका जो सेंटेंस भी खराब होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब कुछ खराब हो जाता है। तो अपने इस तरह टाइम अपने फोकस में रखना। अच्छा, अगर टाइम आप ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल रहे हो कि यार मैं एंड टाइम पे टाइम मैनेज कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। शुरू से ही आप प्रॉपर स्मार्ट रूटीन के अंदर टाइम प्लेट उसको फॉर्मेट को लेके चलोगे, तभी आप टाइम मैनेज कर सकते हो। अगर आपने सोचा कि एंड टाइम पे देखेंगे, तो एंड टाइम पे फिर हो जाएगा, फिर एंड टाइम ही हो जाएगा। सही है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आपने 5 मिनट गुजारना। नंबर 1, इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है। अच्छा, बाकी हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है उस पर 1 मिनट में आते हैं। इंट्रोडक्शन में अपने 5 मिनट गुजारने हैं। 5 मिनट के बाद इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के अंदर आपके 5 मिनट होने चाहिए। 10 मिनट ये होगा। ऐसे बिना प्लानिंग के नहीं लिखना चाहिए, वो हम बात करेंगे 1 मिनट के अंदर सही कि है। क्यों नहीं लिखना चाहिए और प्लानिंग कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन लिखना है अपने 5 मिनट का, उसके बाद आपने 5 मिनट की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद आपने नंबर 3rd स्टेप जो लेना है वो लेना है बॉडी पैराग्राफ। 2 बॉडी बॉडी पैराग्राफ तो पे। कम से कम आप लिखोगे, कम से कम 2 बॉडी पैराग्राफ तो होने चाहिए। 3 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करो कि बस 2 पे ही बात खत्म हो, ज़्यादा बॉडी पैराग्राफ लंबा नहीं हो।
तो दो बॉडी पे अगर आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, तो एक एडवांटेज पे आ गया, एक डिसएडवांटेज पे आ गया। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और फैक्ट्स पे है, या कोई ओपिनियन पे है और आपके फैक्ट्स पे, तो आपने एक में फैक्ट्स एंड फिगर डिफाइन कर दिया, अगले में ओपिनियन डिफाइन कर दिया, एक में प्रॉब्लम डिफाइन कर दिया, अगले में सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया। तो इस तरह दो बॉडी सही है। बॉडी पैराग्राफ आपने मेंटेन करके रखा, उसमें आपने 20 मिनट लगा। 10 मिनट का एक बॉडी पैराग्राफ, 10 मिनट का एक बॉडी पैराग्राफ, 20 मिनट हो गए। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे? 30 मिनट्स हो गए। 5 मिनट का इंट्रोडक्शन सही हो है गया, सर। 5 मिनट की प्लानिंग हो गई, और 20 मिनट का आपका बॉडी पैराग्राफ हो गया। तो ये 30 मिनट्स यहाँ पे हो गए। अब सही है सर। आपके पास जो है 5 मिनट आपने कंक्लूजन पे लगाना है। जितना आपने इंट्रोडक्शन पे टाइम लगाया था, उतना ही टाइम आपने जो है वो कंक्लूजन पे लगाना है। ये हो गया आपके 35 सही है। मिनट्स। अब यहाँ से आपका बहुत क्रूशियल पार्ट स्टार्ट होता है। आखिरी के जो 5 मिनट है ना, ये बहुत ही मैंडेटरी है, ये आपने लाजमी निकाल के रखने हैं। वो है रीचेकिंग के। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना, वो यहाँ पे गलती करते हैं। मैं आपको एक रीचेकिंग पर्सनल पे। एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ, रीचेकिंग। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने फेसबुक पे या कोई पोस्ट डिजाइन की, सही, अपनी मार्केटिंग के लिए, आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंने कोई पोस्ट डिजाइन की। अभी रिसेंटली ऐसा, वो कल ही, कल शाम में ही मैंने की ना पोस्ट, एक डिजाइन की। जी सर। और मार्केटिंग की पोस्ट की, ऑनलाइन क्लासेस और इंग्लिश लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस की मैंने ऑनलाइन की पोस्ट प्रॉपर डिजाइन करके ना पोस्ट कर और शेयर कर दी। आधे पौन घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ कि मैंने उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक की हुई है। उसमें हेल्प्स के बदले हेल्प लिखा हुआ था। मैंने बोला यार, मैं लगाना भूल गया। फिर मुझे दोबारा से उसको एडिट करके फिर जो है एक मिस्टेक मुझको वो करना पड़ा। तो अच्छा, वो पोस्ट जो थी मुश्किल से 15 से 20 लाइन की थी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो। जब आप किसी दोस्त से मैसेज पे बात करते हो, तो कभी कभार अब ऐसा होता है ना कि आपने मैसेज करा, बाद में जब कन्वर्सेशन पढ़ते हो तो आपको अंदर आता है कि यार ये सेंटेंस आपने गलत लिख दिया था। हाँ, होता है ना? सर, अक्सर तो होता है। जब आप सोचो कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप बैठे हुए हो और आपने कम से कम 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, हद मार के 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो एक तो आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठे हुए हो, उसका डिप्रेशन अलग। दूसरा, आप लिसनिंग रीडिंग करते हुए हो, तो उसका डिप्रेशन अलग, उसका स्ट्रेस अलग। आपका एफिशिएंसी लेवल बिल्कुल डाउन हुआ है। आइल्स ऐसे पे आके ना आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, क्योंकि आप लिसनिंग रीडिंग सब कुछ करते हुए आए हो। तो यहाँ पे ना आपका फोकस बिल्कुल डाउन हो चुका है, आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उसमें भी जाहिर सी बात है, 250 वर्ड्स पे, 300 वर्ड्स पे अंडरस्टूड बात है कि आप मिस्टेक्स करोगे। अगर आपने रीचेकिंग नहीं करी ना, तो वो मिस्टेक्स आपके 0.5 बेंड्स खा जाएंगी। तो आपने लाजमी कंपलसरी बनाना है कि जब भी आप घर पे भी ऐसे करो, तो अपने बिना रीचेकिंग के ऐसे को साइड में नहीं रखना। लाजमी आपका ये एक सही। एलिमेंट होना चाहिए रीचेकिंग का, कि मैंने रीचेकिंग करनी है। और अपनी रीचेकिंग वर्ड टू वर्ड करनी है। 5 मिनट बहुत होते हैं रीचेकिंग के लिए। आपने 5 मिनट का टाइम निकाला और 5 मिनट में अपने रीचेकिंग करी। अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो आपने उसको रिप्लेस कर दिया, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नजर आई तो आपने उसको ठीक कर दी। तो रीचेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स पेपर बेस्ड एग्जाम देते हैं, उनके लिए तो आसानी, उन्होंने पेंसिल लिखी हुई है, उन्होंने पेंसिल से रब किया और उन्होंने उसको करेक्ट कर दिया। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं, उनके लिए भी आसानी, उन्होंने बस उसको रिमूव किया, बैक स्पेस दबा के और दोबारा से टाइपिंग करके करेक्ट कर दिया। लेकिन रीचेकिंग का एलिमेंट लाजमी होना चाहिए, सही है। ये हमने अपने ऐसे कुछ तरह से प्लान करना है। 5 मिनट का हमने इंट्रोडक्शन देना है, और 5 मिनट की हमने प्लानिंग करनी है। 20 मिनट हमने बॉडी पैराग्राफ पे लगाना है। आखिरी के 5 मिनट में हमने कंक्लूजन लिखना है। उसके बाद 5 मिनट सेव करके रीचेकिंग के रखने हैं, जिसमें हम वोकेबलरीज को देखेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स को देख लेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, अगर कोई वोकेबलरी बार बार रिपीट हुई तो हमने उसको करेक्ट कर दिया। कोई टेंस हमारा, कोई हमने मिसाल के तौर पे हेड के साथ हमने सेकंड फॉर्म लगा दी गलती से, तो उसको करेक्ट कर दिया। कहीं आईएनजी फॉर्म मिसिंग कर दी तो वो ठीक कर दिया। कहीं सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में मिस्टेक्स कर दी तो उसको ठीक कर दिया। इस तरह करके अपने रीचेकिंग करके प्रॉपर ऐसे लिखा। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए आज से ही। अब जब भी ऐसे करो, स्टॉप वॉच निकाल के रखो। जब तक आप स्टॉप वॉच निकालोगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना, आप किस तरह ऑर्गेनाइज करो, सही। जैसे कि आर्मी के अंदर लोग होते हैं बिल्कुल ना, सर। वो इसी तरह अपना स्टॉप वॉच के जरिए हर चीज़ को प्लान कर लेते हैं कि भाई इनको यहाँ से लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इतना टाइम लग रहा है, फिर उसको रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। इसी तरह जब तक आप खुद स्टॉप वॉच निकाल के ऐसे नहीं लिखोगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एक ऐसे कितने घंटे में कितनी देर में लिखा। एक बेहतरीन सा ऐसे आपने लिखा 1 घंटे के अंदर, टाइम आपके पास 40 मिनट्स का है, तो वो आपका वो ऐसे आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल ही नहीं रखा। जो आपने 40 बेकार है मिनट में सर। काम करना था, वो आपने 1 घंटे में किया। बिल्कुल। तो जब आप उसको 40 मिनट में लेके आओगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, जब मुझे ऐसे सेंड करते हैं, इतना पप्पू ऐसे होता है, और जब मैं उनका सामने क्लास के अंदर मॉक टेस्ट लेता हूँ तो 40 मिनट्स के अंदर वो बहुत खराब ऐसे लिखते हैं। बोलते हैं सर हम जब घर पे करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, आपके सामने आके पता नहीं क्या हो जाता है। तो प्रॉब्लम यही होती है, मेरे सामने टाइम होता है, और टाइम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, फिर वो स्ट्रेस आ जाता है, वो कर नहीं पाते। और घर पे वो 1 घंटे से आराम से बैठे हुए हैं, उसमें ब्रेक भी ले रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, उठ भी रहे हैं, मोबाइल भी चेक कर रहे हैं, तो
क्वालिटी इनकी मेंटेन रहती है। बिल्कुल तो असल बात होती है क्वालिटी मेंटेन करना। तो जब तक आप स्टॉप वॉच लेके नहीं बैठेंगे, आपको अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं पता चलेगा और आप उसके अंदर वर्कआउट नहीं कर सकते। सही। तो ये आपने जो है अपने एसे को इस तरह डिजाइन करना है और इसी फॉर्मेट को यूज करते हुए अपने एसे पे अपने मेहनत करनी है। क्लियर? यहाँ तक कोई सही सवाल? हो गया सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। पक्का। तो ये आपका अपना ऐसे नहीं। डिजाइन करना है। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ तक तो ये होगा कि भाई हमने ऐसे जो है वो इस तरह से मैनेज करना है। अब बात है कि ऐसे लिखना कैसे, ऐसे के मैनेज अंदर करना। होना क्या चाहिए। टाइम मैनेजमेंट पे तो बात हो गई, अब ऐसे के अंदर होना क्या चाहिए, ऐसे लिखना कैसे। तो उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। बाकी क्लासेस के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप उसको वर्कआउट करेंगे प्रॉपर्ली। सही है। हम पहले इंट्रोडक्शन की सही है प्रैक्टिस सर। करेंगे, 10-15 इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इतने ही कि आपके किसी भी टॉपिक पे इंट्रोडक्शन 5 मिनट के अंदर लिखने की काबिलियत आ जाए। फिर बॉडी पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करेंगे, फिर कंक्लूजन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर मिक्स करके पूरा ऐसे एक साथ स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी स्टेप बाय स्टेप स्किल जनरेट हो जाए और फिर आपको इतना डिप्रेशन नहीं हो। फिर कोई से भी ऐसे हो आप अच्छा कर सकते हो और आपकी राइटिंग स्किल्स भी जनरेट होगी। सही है। तो चलो, सही हो गया सर। अब आपने बात करनी कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए एक बहुत ही अच्छी सी और बेहतरीन सी टेक्निक है। वो ये है कि जब मैंने आपको लास्ट टाइम जो ऐसे सेंड किया था, अगर आप उस ऐसे को वापस व्हाट्सएप पे जाके खोलोगे ना, तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें नजर आएंगी। एक तो नजर आएगा आपको ऐसे की स्टेटमेंट कंडीशन, मतलब कि सम पीपल थिंक सही दैट गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन local trains, but other believe that government should spend money or government should spend funds on education. Discuss both views and share your opinion. इसके अंदर जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ, डिस्कस बोथ व्यूज एंड शेयर योर ओपिनियन, ये आपका टास्क है। लेकिन जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, कहानी लिखी हुई है, वो उसमें से आपने कीवर्ड निकालना है, वो असल जी। कंडीशन है। कंडीशन को देख के आपने कीवर्ड निकालना है। कीवर्ड क्या मतलब मेन बात, जो मेन टॉपिक है, जो मेन वर्ड है, वो कीवर्ड कहलाता है। आइल्स के पूरे आइल्स के अंदर, चाहे वो लिसनिंग हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, कीवर्ड का ही गेम है। स्पीकिंग में तो चलो कहानी अलग है, स्पीकिंग में भी कहीं ना कहीं कीवर्ड चलता है टास्क 2 के अंदर। तो आइल्स के पूरा जो आइल्स का गेम है वो कीवर्ड्स का गेम है। अगर आपके कीवर्ड्स पकड़ में आ गए तो आप इजीली टाइम मैनेजमेंट के साथ स्मार्ट वर्किंग करते हुए अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आपने कीवर्ड निकालना है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई सम पीपल थिंक that students should study in their own country, others think that they should go abroad to get higher education. What is your opinion about it? तो इस पूरे कंडीशन के अंदर असल कीवर्ड क्या होना चाहिए। मैं सर क्वेश्चन को स्टडी। आपको एक बार रिपीट करता हूँ दोबारा से। Some people think that students should study in their own country, other think that they should go abroad for the higher education. तो इसके अंदर ऑब्वियसली कीवर्ड क्या होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, क्योंकि मेन टॉपिक क्या स्टडी है, होना चाहिए। स्टडी है। ये नहीं कि सम पीपल थिंक स्टडी हाँ एजुकेशन। एग्जैक्टली, एजुकेशन मेन टॉपिक है। तो आपने क्या करा, इस तरह जो है एजुकेशन उठा लिया, जैसे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक। तो इसमें कीवर्ड क्या है, फेसबुक है। तो अपने मेन कीवर्ड उठाया। फेसबुक है। कभी कभार पैसेज के अंदर एक कीवर्ड होता है, कभी कभार एक से ज्यादा भी कीवर्ड हो सकते हैं, कभी कभार दो कीवर्ड भी हो सकते हैं। तो जो कीवर्ड आपको ज्यादा भारी लग रहा है, यार ये असल टॉपिक ये कवरेज कर रहा है, तो आपने वो कीवर्ड उठा लिया, वो वर्ड जो मेन टॉपिक को कवर कर रहा है, जो मेन बात है, वो अपने कीवर्ड उठाया। और कीवर्ड उठा के अपने इंट्रोडक्शन की 4 लाइन लिख दी या 2 लाइन लिख दी, ज्यादा नहीं 2 लाइन भी चलेगी। सही है। कीवर्ड से आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। सही। कीवर्ड से आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में आपने 2 लाइन की कीवर्ड के लिखी। ये करने के बाद आपने क्या करा, ये करने के बाद आपने क्वेश्चन को रिफ्रेश किया। सही है। सही है। क्वेश्चन को आपने क्या करा, रिफ्रेश कर दिया। मिसाल के तौर पे वो बोल रहा है कि भाई राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक, तो आपने बोला डिस ऐसे वी डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फेसबुक या पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इस तरह करके आपने क्या करा, क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश का मतलब है कि क्वेश्चन की मीनिंग को उठा के अपने वर्ड्स के अंदर आपने डिफाइन कर दिया कि भाई ऐसे के अंदर ये चीजें होने वाली हैं। एग्जामिनर को आपने बता दिया कि मैं नीचे इन सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो जो सवाल आपसे पूछा गया था, आपने उन सवालों को रिफ्रेश करके एग्जामिनर को बता दिया कि नीचे बॉडी पैराग्राफ में क्या होने वाला है। सही है। सही है। सही हो गया तो सर। अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया, नंबर पॉइंट। अब यहाँ पे एक एक ऑप्शनल चीज है, मैं एक मतलब रिपीट करता हूँ आपके लिए। आपने क्या करा, अपने 5 मिनट के अंदर ये सारा काम करना है और बहुत ही आसान है। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाथ रवा हो जी जाएगा, फिर सर। आप कर लोगे। अपने फटाफट कीवर्ड को अंडरलाइन किया, कीवर्ड के बारे में 2 लाइन लिखी, क्वेश्चन को कुछ नया सोशल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको हद लगेगा कीवर्ड के बारे में लिखने में, वरना क्वेश्चन को रिफ्रेश करना तो आपका 1 मिनट का भी काम नहीं। सही जी है। सर। तो हाँ, वोकैबुलरी में स्ट्रगल हो सकता है, अगर आपकी वोकैबुलरी कमजोर है, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अपने कीवर्ड 5 मिनट के अंदर अपनी सारी कहानी करनी है। अपने कीवर्ड को जल्दी से, कीवर्ड के बारे में 2-3 लाइन लिखी, उसके बाद क्वेश्चन को उठाया और क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे के अंदर आपसे साइड पिक करने बोलता है।
डू यू थिंक दैट स्टूडेंट शुड स्टडी अब्रॉड और डू यू थिंक दे शुड स्टडी इन देयर ओन कंट्री? वहां पे आपसे सही है। साइड पिक करने बोल रहा है। वो सवाल स्टार्ट होता है डू यू से, डू यू अग्री और सही डू है। यू डिसएग्री। तो अगर वो आपसे डू यू अग्री और डिसएग्री आपसे साइड पिक करने बोल रहा है, सही है। सॉरी, तो तो आपने हमें क्या कोई करना है, आपने यहाँ पे साइड पिक करनी है। सही है। आपने बोला आई एग्री विद दैट और या आई डिसएग्री विद दैट, आई अप्रूव और आई डोंट अप्रूव। इस तरह करके आपने साइड पिक कर ली। कुछ ऐसे में साइड पिक करने नहीं बोलता तो आपने वही रिफ्रेश, क्वेश्चन रिफ्रेश करने पे एंड कर दिया। और अगर कुछ ऐसे में साइड पिक करने बोल रहा है तो आपने जो है वो साइड पिक कर ली। सही है। इस तरह आपने 5 मिनट के अंदर ऐसे डिजाइन डिफाइन करना है। 5 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक जो मेरा एक एवरेज स्टूडेंट भी होता ना, वो कुछ प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट के अंदर ये इंट्रोडक्शन लिख सकता है। इस टेक्निक की खास बात ये है कि कोई सा भी ऐसे आ जाए आपको टेंशन नहीं होगी। आपने बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आप जल्दी से इंट्रोडक्शन लिख लोगे। अभी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, आपके हाथ में आया ऐसे, आप पहले ऐसे को पढ़ रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, आप बोल रहे हो अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ, आधा टाइम तो आपका यहीं गुजर गया। तो ये वाली टेक्निक बिल्कुल। आपका टाइम बचाएगी। ऐसे आया, आपने फटाफट क्या करना है, ऐसे को पढ़ा, आपने उसके अंदर कीवर्ड को लोकेट किया, कीवर्ड से आपने 4 लाइनें लिखी, 2 लाइन लिखी, 2 लाइन भी बहुत है। उसके बाद अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश किया और आगे नीचे साइड पिक करने वाला साइड पिक कर लिया और ये इंट्रोडक्शन आपका रेडी हो गया। सही है। ये करने के बाद, इंट्रोडक्शन करने के बाद आपने वापस आना है प्लानिंग पे। अच्छा, यहाँ पे दो ठीक। दो ऑप्शन है। मैं दो ऑप्शन बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ और फिर आप देखिएगा कि आपको कौन सा बेहतर लगता है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये कि ऐसे आपके सामने आया, आपने ऐसे को देखा, बल्कि दो नहीं 3 ऑप्शन देता हूँ। ऐसे आपके सामने आया, आपने ऐसे को देखा, अब उसके बाद आपने वही इंट्रोडक्शन लिखना शुरू किया। आप सोच रहे हैं, फिर आपने कुछ लाइन लिखी, फिर आप दोबारा सोच रहे हैं, फिर आपने कुछ लाइन लिखी, फिर आपने सोचा बॉडी पैराग्राफ लिखा, फिर सोचा आपने कंक्लूजन लिख दिया। सारा सोच सोच के आपने आराम आराम से अपने ऐसे को कर लिया। सही है, कर लिया। मानो कि आपकी राइटिंग स्पीड तेज है तो आपने सारा सोच सोच के अपने ऐसे को कर लिया। एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, आपका ऐसे सामने आया, आपने मेरी टेक्निक को फॉलो करते हुए जो है इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने प्लानिंग करी, आपने रफ पेपर के अंदर सारे आइडियाज को लिखा कि यार मैंने इन आइडियाज पे जो है अपना ऐसे लिखना है। बॉडी पैराग्राफ में जो जो होने वाला है उसका अपने अपने आइडियाज जॉट डाउन करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे बोल रहा है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक, आपने एडवांटेज लिखा, एडी लिख दिया, सिर्फ वर्ड के अंदर एडी। उसके अंदर आपने लिख दिया बिजनेस, आपने सही लिख है। दिया न्यूज, आपने लिख दिया गेटिंग इन टच, आपने लिख दिया गेटिंग इन टच विद फ्रेंड्स। सही है, आपने लिख दिया एजुकेशन। डिसएडवांटेज में लिख दिया वेस्टेज ऑफ टाइम, फेक न्यूज और लैक ऑफ प्राइवेसी। इस तरह करके आपने पॉइंट्स लिख लिए। अब अपने फिर बॉडी पैराग्राफ के अंदर क्या करना है, फिर आपको सोचना नहीं होगा। आपने जो पॉइंट्स 5 मिनट के अंदर सोच के लिखे थे ना, उन पॉइंट्स में से आपने फिर अरेंज करना है पॉइंट्स को, क्या ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, ये चौथा। पॉइंट्स अरेंज कर लिया। पहले ये बात लिखूंगा, दूसरी ये बात लिखूंगा, तीसरी ये बात लिखूंगा, चौथी ये बात लिखूंगा, और इसके नंबर होते हैं। इसे हम कहते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन में देखा जाता है कि आपने आइडियाज को किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है और अपने आइडियाज को किस तरह आपस में कनेक्ट किया हुआ है। बॉडी पैराग्राफ्स को, अपने अपने लाइंस को, अपने पैराग्राफ को किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आइडियाज वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और आपस में कनेक्ट हैं, इसके नंबर होते हैं। कोहेजन एंड कोहेरेंस इसे कहते हैं। तो वही अगर आपने पहले वाली टेक्निक से करा होगा तो अगर आप सोच सोच के लिख रहे हैं बिना प्लानिंग के, तो आप कभी भी कोहेजन एंड कोहेरेंस मेंटेन नहीं कर सकते। हो सकता है जो दूसरा आइडिया आपके पास आ रहा है वो पहले आइडिया से बेहतर हो और आपने उसको नीचे लिखा हुआ है जो आपको ऊपर लिखना चाहिए था। अपने टॉपिक के स्टार्ट के कोई स्ट्रॉन्ग आइडिया था, जो अच्छा आइडिया था। मिसाल के तौर पर मैं फेसबुक के बारे में बात करता हूँ, तो मैं फेसबुक के बारे में ऐसे लिखूंगा तो पहले मैं बिजनेस से स्टार्ट करूंगा और सोशल लाइफ के बारे में मैं नीचे लिखूंगा। मैं सोशल लाइफ से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि फेसबुक इज अ वे ऑफ कीपिंग इन टच विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। मैं पहले बिजनेस के बारे में बात करूंगा, मार्केटिंग के बारे में बात करूंगा, फिर मैं सोशल लाइफ पे आऊंगा। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज किया हुआ। लेकिन अगर मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूँ तो मेरा पैराग्राफ ऐसे कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। तो इसलिए जो सबसे पहली कंडीशन थी वो तो बिल्कुल फुजूल है, वो कभी भी नहीं करें। प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद आपने पॉइंट्स लिख लिए, ऑर्गेनाइज कर लिए कि भाई ये आइडिया पहले आना चाहिए, उसके बाद ये आइडिया, और उसके बाद ये आइडिया, और उसके बाद ये लीस्ट आइडिया होना चाहिए। इस तरह करके आपने प्लानिंग की। 5 मिनट बहुत होते हैं प्लानिंग करने के लिए। आपने फटाफट प्लानिंग की और फिर उस प्लानिंग को अप्लाई करते हुए अपना अपने माइंड में बनाया हुआ। और फिर आपने जब बॉडी पे अगर लिखना शुरू करेंगे ना, तो फिर आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। अपने सामने माइंड में लिखा पॉइंट 1, आपने इसमें प्लानिंग में से देखा पॉइंट 1 के बारे में अपने सेंटेंस लिख दिए, पॉइंट 2 देखा आपने सेंटेंस लिख दिए, पॉइंट 3 देखा सेंटेंस लिख दिए। आपका ऐसे इस तरह हो जाएगा। सही है। एक तो ये सही टेक्निक। हो गया सर। एक और टेक्निक है, तीसरी टेक्निक है। तीसरी टेक्निक ये है कि पहले आप ऐसे को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आप प्लानिंग करें, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करें और बॉडी पैराग्राफ लिखें, लेकिन पहले प्लानिंग कर लें। मैं ये प्रेफर करता हूँ ना, जब मैं अपनी बात करता हूँ अपने तजुर्बे की, तो ना जब मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, ऐसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अब मैं अगर प्लानिंग करता हूँ तो मेरे दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते।
लेकिन उसके अलावा अगर मैं पहले ऐसे को पढ़ने के बाद इंट्रोडक्शन लिख दूं और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद प्लानिंग करूं तो वो एक साइकिल स्टार्ट हो चुकी होती है, तो फिर आइडियाज आना स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे साथ ऐसा होता है। तो आप दोनों करके देखिए। अगर आप पहले ऐसे को क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखें और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद प्लानिंग करें कि बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखना है, तो हो सकता है आपके पास आइडियाज ज़्यादा आए। और क्योंकि वो एक साइकिल स्टार्ट हो चुकी है कि आपने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा, तो दिमाग में ना फिर आइडियाज आएंगे। बिल्कुल लेकिन अगर आप ऐसे पेपर पर बैठ के देख रहे हैं कि यार मैंने क्या क्या लिखना है सोच रहे हैं, तो फिर आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और हो सकता है कि यार आपको इतने सारे आइडियाज़ भी नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, बिल्कुल सर। था, उन्होंने जो है एक यही गलती की थी, मतलब वो पास आउट हो गए। उन्होंने 2 मरतबा आइल्स का एग्जाम। तो पहली मरतबा उन्होंने क्या गलती की थी, यही गलती की, उन्होंने प्लानिंग पे, मैंने उनको बोला था प्लानिंग का, उन्होंने प्लानिंग पे इतना टाइम लगा दिया कि उनको आखिरी में कंक्लूजन लिखने का ना टाइम ही नहीं बचा। तो 5 मिनट की प्लानिंग करनी है अपने, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद प्लानिंग करें ताकि आइडियाज आना स्टार्ट हो जाए, क्या क्या आपकी साइकिल चल चुकी होगी, वो जो चेन है ना वो स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन लिखा होगा, क्वेश्चन रिफ्रेश कर चुके होंगे, साइड भी फिट कर चुके हैं, तो फिर आपके पास आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे। सही है। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने 5 मिनट स्टॉप वॉच से देखिए प्लानिंग की। कि सर आपने घर पे जो है ऐसे की प्रैक्टिस करनी है। इंट्रोडक्शन 5 मिनट, प्लानिंग 5 मिनट, ये हो गया। अब हमने डिस्कस कर लिया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और प्लानिंग क्या करनी है। प्लानिंग में अपने बुलेट पॉइंट लिखने के, यार जो बॉडी पैराग्राफ के अंदर अपने जो बातें करनी है उसके बुलेट पॉइंट लिख के उसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि यार ये बात पहले आनी चाहिए, उसके बाद ये बात आनी है, उसके बाद ये बात आनी है। अगर आपको वहीं नजर आ गया क्या यही आइडिया रिपीट हो रहा है दोबारा, तो आपने वहाँ पे अपने एक आइडिया को काट दिया। तो इस तरह आपका ऐसे वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट जो ना आपके सामने होगा, और फिर एट द टाइम ऑफ राइटिंग आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में कि हम ये करेंगे कि क्लास के अंदर अलग अलग एसेस को उठाएंगे। आपने इसकी प्लानिंग करनी है ना, आसान तरीका पता है क्या प्रैक्टिस के लिए, एक ऐसे उठाएं, लिखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्लानिंग कर लें कि यार उसके बारे में ये पॉइंट्स होने चाहिए, बस बंद कर दिया। एक और ऐसे उठाया और सिर्फ सोच लिया कि यार इसके बारे में ना इसमें ये पॉइंट्स आने चाहिए, बंद कर दिया। इस तरह करके आप प्लानिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक तो ये हो सही गया। है। कुछ लोगों की प्लानिंग बहुत वीक होती है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या क्या लिखना चाहिए। एट द टाइम ऑफ राइटिंग उनके दिमाग में आइडियाज ही नहीं आते, तो उनकी टेक्निक ये होती है कि आपने बस एक ऐसे उठाया, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ सोचा कि यार इसके अंदर ये पॉइंट्स होने चाहिए, और वो बंद कर दिया। और वो पॉइंट्स आपने मुझे बता दिए, मैं आपको फीडबैक भी दे दूंगा कि अच्छा पॉइंट है। ठीक है। तो ये एक टेक्निक है। तो यहाँ तक हमने सही है। डिस्कशन कर लिया भाई, यहाँ तक हम आ गए। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन भी कर लिया और हमने जो है वो प्लानिंग भी कर ली, 2 चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम आ गए बॉडी पैराग्राफ पे। अब बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, आपने क्योंकि पहले से प्लानिंग की हुई है, तो कीवर्ड्स बुलेट पॉइंट्स आपके पास पहले से रेडी हैं, आइडियाज आपके पास पहले से लिखे हुए हैं, आपने बस उनको जो है सेंटेंस की फॉर्म में तश्कील देना है, आपको सेंटेंस की फॉर्म में उसको लिखना है। सही है। तो उसकी एक टेक्निक है। अब उसे कहते हैं जो आपके ऐसे के अंदर मिस्टेक थी, मैं वहाँ पे आता हूँ। आपने ऐसे ऐसे लिखा हुआ था जैसे आप बात कर रहे हो, कोई आइडिया बहुत लंबा खींचा हुआ है, कोई आइडिया बस आपने छोटे से 2 सेंटेंस में उस आइडिया को एंड किया हुआ है। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई बात बहुत लंबी की हुई है, कोई बात बहुत कंसाइज की हुई है। तो आपने एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना है। सही, हर आइडिया को प्रॉपर प्रॉपर जो है वो एड्रेस करना है। उसके लिए क्या करेंगे, आपने इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, एग्जाम्पल। हर पॉइंट के अंदर आपने जो भी पॉइंट सोचा है, उस पॉइंट का एक टॉपिक सेंटेंस आना चाहिए, उसके नीचे एक सपोर्टिंग सेंटेंस आना चाहिए, उसके नीचे एक एग्जाम्पल आना चाहिए। सही है। अब टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, जो मेन आइडिया है, जो मेन बात है वो है। सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होती है, सपोर्टिंग सेंटेंस आपकी बात को डिटेल होता है, एक तरह का डिटेल सेंटेंस कह लें या रीजन सेंटेंस कह लें। याद है हमने स्पीकिंग के अंदर एक रीजन टेक्निक डिस्कस की थी, जी रेड सर। टेक्निक, रीजन, RED। एग्जाम्पल एंड डिटेल। तो उसी तरह यहाँ पे ना वही टेक्निक डिटेल्स। फॉलो होगी। जो बात आपने मिसाल के तौर पे सही है। आपने बोला भाई कि भाई फेसबुक इज फेसबुक इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग, और Facebook is सही है। an opportunity to boost your business. Facebook is an opportunity to boost your business. ये लिख दिया आपने, पहली लाइन लिख दी। सही है। अगली लाइन में आपने क्या करा, वो जो पहली लाइन आपने लिखी थी, वो जो टॉपिक सेंटेंस आपने लिखा था उसको आपने डिफाइन कर दिया कि आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो। सपोर्टिंग सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सपोर्टिंग सेंटेंस मिसिंग था। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना उन्होंने फैक्ट्स लिख देते हैं, नीचे सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं ना स्पीकिंग के अंदर, जब आप स्पीकिंग का टेस्ट दोगे, आपने कोई बात बोली, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन राइटिंग के अंदर एग्जामिनर आपसे क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं कर सकता, तो अपने एग्जामिनर को नजर में रखते हुए उसके सवालों का जवाब भी देना है। अगर आपने लिखा कि भाई फेसबुक इज एन अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट योर बिजनेस, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, उसके पीछे वजह क्या है।
आपने अपनी बात को डिफाइन करके बताना है कि भाई मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि आप 10 तरह की ऑडियंस को रीच कर सकते हो, आप अच्छी मार्केटिंग कैंपेन ऐड चला सकते हो, आप बहुत कम पैसों में पूरी दुनिया में को कवर कर सकते हो, अपने स्पेसिफिक एरिया को कवर कर सकते हो, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे बात कर सकते हो, सेकंड्स के अंदर लोग के पास पहुंच सकते हो विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी लोकेशन, विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी ऑफिस। इस तरह करके क्या करा आपने अपनी बात को डिफाइन कर दिया, तो ये कहलाता है सपोर्टिंग सेंटेंस। मतलब आपने ऊपर जो बात की है उसके पीछे उसके नीचे सेंटेंस के अंदर अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस प्रोवाइड करें, कोई रीजन दें, कोई डिटेल बताएं, ये कहलाता है सपोर्टिंग सेंटेंस। जब तक आप सपोर्टिंग सेंटेंस नहीं लिखेंगे, आपका ऐसे बस सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा होगा आपका, क्योंकि आप नॉर्मली ऐसे उठाएं तो नीचे लिखा होता है सपोर्ट योर आइडियाज विद रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंस। हर ऐसे के अंदर आपको लिखा हुआ नजर सही है। आएगा सपोर्ट योर आइडियाज विद रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड एक्सपीरियंस, इस तरह करके। तो आपने लाजमी अपने आइडिया को सपोर्ट करना है अपने ओपिनियन से या अपने एग्जाम्पल से या एक प्रॉपर एविडेंस के साथ कि भाई इस तरह हुआ है। अगर आपने फेसबुक या अगर आपने बाहर, मिसाल के तौर पे आप बोल रहे हो कि भाई इफ अ स्टूडेंट गोस टू स्टडी अब्रॉड, इफ अ स्टूडेंट गोस टू स्टडी अब्रॉड it increases his critical thinking। अब नहीं सर, अब नीचे आप बताओ ना कि क्रिटिकल थिंकिंग उसकी कैसे डेवलप होती है जब बाहर जाके पढ़ता है। वो 10 तरह के कल्चर लोगों से मिलता है, 10 तरह के टीचर से मिलता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्चर्स को समझता है, उसके अंदर पेशेंस डेवलप होती है, चीज़ों को समझने की सलाहियत डेवलप होती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ये इस तरह करके अपने अगले पॉइंट पर अपनी बात को समझाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़रा बात लंबी कर दी। तो टॉपिक सेंटेंस लिखना है, हाँ टॉपिक सर, सेंटेंस के बाद सही है। आपने सपोर्टिंग सेंटेंस लिखना है, सपोर्टिंग सपोर्टिंग सेंटेंस सेंटेंस। के बाद अगर आपके पास एग्जैक्टली। प्लानिंग के अंदर पॉइंट्स कम है तो अपने एग्जाम्पल लिख दी। मिसाल के तौर पे आपके पास सिर्फ चार चार पॉइंट्स हैं, सही है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, तो आपने क्या करा बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर दो पॉइंट्स लिख दिए, हर पॉइंट का टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, एग्जांपल, इस तरह करके एक अच्छा बॉडी पैराग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट ज्यादा है आपके पास, अच्छे पॉइंट ज्यादा है, तो अपने एग्जांपल को हटा दिया, बस टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस ही आपकी एग्जांपल हो जाएगी, आपको फिर जरूरत नहीं है एग्जांपल लिखने की। लेकिन पॉइंट्स कम है तो अपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, सपोर्टिंग सेंटेंस लिखा, फिर एग्जांपल लिखी, इस तरह करके भी आप ऐसे लिख सकते हो। आप सिर्फ 2 आइडियाज पे पूरा ऐसे लिख सकते हो, आपको ज्यादा आइडिया की स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं। टॉपिक देखा आपने, सही है। सिर्फ 2 या 3 आइडियाज भी आ गए ना तो बहुत है। आपने टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, एग्जांपल वाला रूल फॉलो करके सिर्फ 2-3 आइडियाज पे भी एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा आपने प्लानिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि अपने आइडियाज का मार लगा दी, 2-3 आइडियाज भी बहुत है, 5 मिनट आपने करना है, बाकी के पीछे भी बहुत सारा काम आपका रहता है। तो 2-3 आइडियाज पिक करें आपने और इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने हर आइडिया को डिफाइन कर दिया, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर भी, बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर भी, इन आइडियाज को करके यहाँ तक होगा। आखिरी रह गया अब आपका कंक्लूजन। 5 मिनट के अंदर आपने कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट क्यों है? मिसाल के तौर पे अभी हम ना मैं आपसे बात करते करते, मिसाल के तौर पे खुदा ना खासा मेरा नेट बंद हो जाए या लाइट चली जाए या XYZ कोई भी मसला हो जाए और हमारा कनेक्शन बंद हो जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास खत्म हो गई या बंद हुई है या ब्रेक लिया? जब तक सर मैं आप नहीं बोलता इन्फॉर्म ओके सर करेंगे तभी। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जब मैं आपको अपना क्लोजिंग सेंटेंस दूंगा कि ओके सर अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब आपको लगेगा हाँ भाई क्लास खत्म हो गई। इन द सेम वे जब आप कंक्लूजन लिखोगे नहीं, एग्जामिनर को कैसे पता चला कि ऐसे यहाँ पे खत्म हो रहा है, या आपका टाइम कम होने की वजह से आपसे ऐसे छीन लिया गया, या आपका ऐसे इनकम्प्लीट है, वो कैसे पता चलेगा कि ऐसे कंप्लीट हो गया? कैसे पता चलेगा? आपकी क्लोजिंग सेंटेंस से पता चलेगा। तो क्लोजिंग सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग सेंटेंस का मतलब आप लिखोगे टू सम अप, टू कंक्लूड, इन द एंड आई वुड एड्रेस, इन द एंड आई वुड मेंशन, इस तरह करके आप क्लोजिंग सेंटेंस अपना एक प्रॉपर बनाओगे कि भाई आखिरी में मैं ये बात करना चाहता हूँ, और आखिरी के अंदर आपने अपने ओपिनियन से अपने बाकी चीज़ों को जस्टिफाई कर दिया। ओपिनियन, अगर कोई ऐसे आपका ओपिनियन मांग रहा है तो अपने आखिरी में अपना ओपिनियन दे दिया। ओपिनियन नहीं मांग रहा, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो अपने आखिरी में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करी कि फायदे भी हैं नुकसान भी है, हमें बैलेंस में रख के चलना चाहिए। इस तरह करके आपने या तो ओपिनियन दिया या फिर जो है क्लोजिंग सेंटेंस के अंदर बैलेंस मेंटेन करते हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेज का टॉपिक को खत्म कर दिया। जैसे कि सही है एडवांटेज सर। फेसबुक के बारे में बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि भाई फेसबुक के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, और ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करके लेके चलता है, क्योंकि फायदे और नुकसान तो दुनिया में हर चीज़ के हैं। तो या इन दी एंड इट्स ऑल अबाउट योर ओन चॉइस, इट्स ऑल अबाउट योर ओन प्रेफरेंस, कि आपको क्या चीज़ प्रेफर करती है, कि आप किस तरह चीज़ों को मेंटेन करके लेके चलते हो, सही है। तो इस तरह करके आपने एंडिंग कर दिया, ये आपका कंप्लीट ऐसे होगा। यहाँ करने के बाद फिर आखिरी में वही 5 मिनट रह गए आपके, जो आपके गोल्डन 5 मिनट्स हैं, और आपने उन गोल्डन 5 मिनट के अंदर अपना पूरा जो ऐसे है वो कंप्लीट, वो रीचेक करना है। जहाँ पे एडिटिंग हो वो एडिटिंग करनी है, जहाँ पे ऐड करना है वो ऐड करना है, जो सब्ट्रैक्ट करना है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपका ऐसे का फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आप इस तरह से ऐसे करोगे तो आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज ऐसे और अच्छे तरीके से लिख सकते हो।
सही है। ये तो हमारी आज की क्लास की डिस्कशन होगी कि भाई आपने ऐसे करना है कैसे। ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास। अब कल की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्या इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है। फिर हम बॉडी पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन सी ग्रामर आप डिस्कस कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे उसमें, कंपाउंड सेंटेंस होंगे उसमें, पैसिव सेंटेंस होंगे उसमें, क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं, कॉजेटिव वर्ब्स हैं, किस तरह आपने दो टेंसेस को, तीन टेंसेस को मर्ज करके एक सेंटेंस बनाना है, किस तरह आपका सेंटेंस कम से कम 30-40 वर्ड्स का होना चाहिए, सेंटेंस आपको शॉर्ट नहीं होना चाहिए बल्कि लॉन्ग होना चाहिए। इस तरह करके आपने हम जो है कल बाकी क्लासेस के अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। कल की क्लास में हम इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, जब वो अच्छा हो जाएगा फिर बॉडी पैराग्राफ पे जाएंगे, फिर कंक्लूजन पे जाएंगे। सही है। इस तरह हम जो है एक अपने ऐसे को लेकर चलेंगे। ठीक है सर जी, समझ में आया आपको? कोई सवाल यहाँ? सही हो गया सर। नहीं ये सर, अभी अच्छा, तक तो नॉर्मली कोई ना सवाल नहीं ये है। जो अच्छा सर, नॉर्मली दूसरा। ये जो मैं करता हूँ ना, ये मैं ज़्यादातर 2 क्लास में लेके चलता हूँ और आराम से समझाता हूँ, लेकिन मैंने आपको थीसिस वाइंड अप किया है क्योंकि आप अपना टेक्स्ट बुक करा चुके हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका टाइम ज़ाया हो, इसलिए मैं इसको जल्दी से जल्दी लेके चलेंगे ताकि हम प्रैक्टिस पे आएँ और ताकि आपकी जो मिस्टेक्स होती है उसको सॉल्व कर सकें। सही है। सीन ऑन है सर, सीन ऑन है, कोई इशू नहीं है। अच्छा दूसरा सर, मुझे बस ये पूछना था कि जो हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे तो उसमें वो हमें रफ पेपर देते हैं, मतलब लिखने के लिए कुछ? नहीं, वो अच्छा, आपने वहीं पे लिखना है तो उसमें अपने। पेपर हो गए? हाँ, अपने साइड वहीं पे साइड में अपने प्लानिंग कर लेनी है और बाद में उसको सिलेक्ट सही वो है, करके सही है, ठीक में सब मिटा दें, इसमें कोई इशू नहीं है, 2 सही मिनट है, का काम भी नहीं है, कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको ऐसा करने में। सही है। सही है। चलिए, यहाँ पे हम क्लास को करते हैं वाइंड अप क्लोजिंग सेंटेंसेस के साथ कि आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और बाकी ये है कि मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है, एक मरतबा उसको रिव्यू कर लीजिएगा कल की क्लास से पहले पहले, ताकि जब हम डिस्कशन करें तो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। सही है। चलो जी, अल्लाह हाफिज़। सही हो गया सर।